नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जहां एक शख्स ने अपनी किस्मत खुद लिखी। बात हो रही है शेरशाह सूरी की। हमारी पड़ताल का आधार है अब्बास खान सरवानी की लिखी तारीख़ शेरशाही। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब बादशाह अकबर के कहने पर लिखी गई थी। हाँ, ये जरूरी नुक्ता है। इससे हमें उस दौर की सीधी जानकारी मिलती है एक तरह से। बिल्कुल। ये जानकारी हमें सर एच.एम. एलियट और प्रोफेसर जॉन डॉसन के मशहूर संग्रह द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस से मिली है। हाँ, उसी का हिस्सा है ये। तो चलिए सीधे अब्बास खान के नजरिए से समझते हैं कि कैसे फरीद खान नाम का मतलब जागीरदार का बेटा हिंदुस्तान का शहंशाह बना। उसके शुरुआती दिन कैसे थे, उसका शासन कैसा था और उसकी विरासत इतनी पेचीदा क्यों है। बिल्कुल, अब्बास खान की नज़र से देखना दिलचस्प रहेगा। हमारा मकसद है इस कहानी के सबसे अहम और जैसे कहते हैं दिलचस्प पहलुओं को सामने लाना सीधे स्रोत से। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो कहानी शुरू होती है फरीद खान से। हाँ, जो बाद में शेरशाह कहलाया। लगता है बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था। घर के झगड़ों ने काफी असर डाला शायद। बिल्कुल। अब्बास खान साफ लिखते हैं कि फरीद के पिता हसन खान अपनी एक छोटी बीवी और उसके बेटों सुलेमान और अहमद पर ज्यादा मेहरबान थे। अच्छा। फरीद और उसके सगे भाई निजाम को तो मतलब नजरअंदाज ही किया गया। और ये भेदभाव इतना बढ़ गया कि फरीद नाराज होकर घर छोड़कर जौनपुर चला गया। जौनपुर, वो उस वक्त तालीम का बड़ा मरकज था, है ना? हाँ बिल्कुल, शिक्षा का एक अहम केंद्र था। वहां उसने जमाल खान की पनाह ली। अच्छा, तो घर से दूर जौनपुर में क्या किया उसने? सिर्फ वक्त गुजारा या कुछ मतलब सीखा भी? नहीं, यहीं उसकी दूर की सोच दिखती है। उसने इस वक्त का इस्तेमाल खुद को तराशने में किया। कैसे? क्या सीखा? किताब है। अच्छा, काफिया? हाँ, और सिकंदर नामा, गुलिस्तान, बोस्तान जैसी मशहूर किताबें तो जुबानी याद कर ली। अरे वाह। उसने इतिहास और दर्शन में भी काफी दिलचस्पी ली। उसकी लगन और समझ देखकर वहां के पढ़े लिखे लोग भी मतलब हैरान रह गए। तो ये सिर्फ रटना नहीं था, ये आने वाले वक्त की तैयारी थी एक तरह से। बिल्कुल, मुश्किल हालात को उसने अपनी ताकत बना लिया। तो फिर ये परगना संभालने का मौका कैसे मिला? वापस घर बुलाया गया? हाँ, कुछ वक्त बाद फरीद के कुछ रिश्तेदार जौनपुर से हसन खान के पास गए। उन्होंने फरीद की बहुत तारीफ की, उसकी काबिलियत की। अच्छा। और हसन को उल्हाना भी दिया कि भाई ऐसे लायक बेटे को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। तो उनके समझाने पर हसन ने उसे वापस बुलाया और सहरसाम और खवासपुर टांडा मतलब 2 परगनों का इंतजाम उसके हवाले कर दिया। अच्छा, 2 जिलों का काम? यही पहली बार पता चला कि उस पे शासन चलाने की कितनी समझ है। हाँ, यही उसकी प्रशासनिक क्षमता पहली बार खुलकर सामने आई। अच्छा, तो यहाँ उसने क्या कमाल दिखाया? अब्बास खान कुछ खास बताते हैं उसके काम करने के तरीके के बारे में? हाँ, अब्बास खान काफी तफसील से मतलब विस्तार से बताते हैं। फरीद ने पहुंचते ही इलाके के खास लोगों को जमा किया। किन लोगों को? सिपाहियों को, मुखियाओं को जिन्हें मुकद्दम कहते थे, और किसानों को मतलब मुजारियन। अच्छा, सबको? हाँ, सबको जमा किया और सीधे उनसे बात की। साफ कहा कि देखो, इंसाफ होगा और किसानों का भला मेरी पहली जिम्मेदारी है। उसने लगान तय करने और वसूलने के कायदे बनाए, जैसे जमीन नापने का शुल्क, जरीबाना और वसूली करने वाले का शुल्क मुहस्सिलाना, ये सब पक्का कर दिया। और किसानों को भी कुछ सहूलियत दी? हाँ, किसानों को छूट दी कि चाहे तो लगान नकद दें या फिर फसल के हिस्से के तौर पर। ये बात तो अब्बास खान ने लिखी है कि फरीद ने कहा किसानों की खुशहाली से ही परगने की खुशहाली है। बिल्कुल। उस जमाने में ये सोच तो वाकई आगे की थी। ज्यादातर तो किसानों पर ही बोझ पड़ता था। हाँ, उसने साफ चेतावनी भी दी। कहा कि अगर कोई अफसर या जमींदार किसानों पर ज्यादती करेगा तो सजा मिलेगी। और बागियों के साथ क्या किया? जो जमींदार लगान नहीं देते थे या गांव वालों को सताते थे, उनके साथ बड़ी सख्ती दिखाई। अब्बास खान बताते हैं कि पहले तो उसने बागियों को बुलाकर समझाया। अच्छा, पहले बातचीत? हाँ, बकाया वसूला, आगे सही रहने की गारंटी ली। लेकिन जो नहीं माने तो फिर उनके खिलाफ उसने पूरी तैयारी से कार्रवाई की। किसानों से मदद ली, जिन सिपाहियों के पास घोड़े नहीं थे उन्हें घोड़े दिए। अच्छा। फिर अचानक उनके गांवों पर हमला बोला, विद्रोहियों को मारा, उनके बीवी बच्चों को बंदी बनाया। अरे उनके जंगल कटवा दिए ताकि वो दोबारा न बच सके, और वहां अपनी चौकियां बना दी। बाप रे, तरीके तो काफी सख्त थे। तरीके भले ही सख्त थे, लेकिन अब्बास खान के मुताबिक नतीजा ये हुआ कि उन परगनों में अमन और खुशहाली आ गई। लोग उसकी तारीफ कहने लगे और उसके पिता हसन खान भी खुश हुए। मगर
मगर घर के झगड़े कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। हम्म। फिर से वही सौतेली माँ और भाइयों वाला मामला उठा। हाँ बिल्कुल। अब्बास खान लिखते हैं कि सुलेमान की माँ जो हसन की चहीती थी वो फरीद की कामयाबी से जल गई। जलन। उसने फिर हसन के कान भरे, झूठी शिकायतें की कि फरीद उसकी और उसके बेटों की इज्जत नहीं करता। हसन फिर फरीद से खिंच गया, नाराज हो गया। उफ, तो फरीद ने क्या किया? फरीद समझ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उसने आगरा जाने की इजाजत मांगी। आगरा राजधानी? हाँ, उस वक्त राजधानी थी। सोचा कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की नौकरी कर लेगा, लेकिन हसन ने मना कर दिया। और आखिर में पिता ने परगने छीनकर सौतेले भाइयों को देने का मन बना लिया। ऐसा हुआ? बिल्कुल। अब्बास खान लिखते हैं कि रिश्तेदारों ने हसन को बहुत समझाया, कहा कि ये नाइंसाफी है, फरीद लायक है, दूसरे बेटे नाकाबिल है। हाँ। और ये भी कहा कि देखो सुल्तान इब्राहिम का राज खुद कमजोर है, ऐसे वक्त में इतने काबिल बेटे को नाराज करना ठीक नहीं। सही बात है। लेकिन हसन अपनी बीवी के असर में था, वो नहीं माना। इसी मायूसी में फरीद ने अपने पिता का साथ छोड़ा और आगरा चला गया। आगरा में उसकी मुलाकात दौलत खान लोधी से हुई। ये जरूर एक बड़ा मोड़ रहा होगा उसकी जिंदगी में। हाँ, बहुत बड़ा मोड़ था। दौलत खान उस वक्त सुल्तान इब्राहिम लोदी के सबसे ताकतवर अमीरों में से एक थे। अच्छा। फरीद ने उनकी खिदमत में रहकर अपनी काबिलियत दिखाई और अपने पिता की नाइंसाफी का जिक्र भी किया होगा। तो जब कुछ वक्त बाद हसन खान की मौत हुई, अब्बास खान बताते हैं, दौलत खान की सिफारिश पर ही सुल्तान इब्राहिम लोधी ने फरीद को उसके पिता के परगनों का शाही फरमान जारी किया। यानी आधिकारिक तौर पर उसे शासक मान लिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन परगना मिल जाने से मुश्किलें खत्म नहीं हुई होंगी। सौतेले भाई सुलेमान तो था ही। हाँ, वो कहाँ मानने वाला था। सुलेमान भागकर चौंद के गवर्नर मोहम्मद खां सूर के पास चला गया मदद मांगने। अच्छा। फरीद ने पैगाम भेजा। उसने तर्क दिया कि देखो, अफगान रिवाज के मुताबिक जो सिकंदर लोधी ने शुरू किया था, विरासत सिर्फ बड़े बेटे को नहीं, काबिल बेटों में बंटनी चाहिए। ये भी एक नुक्ता था। उसने सुलेमान को हिस्सा देने की पेशकश भी की, लेकिन जब उसे लगा कि मोहम्मद खां बीच में पड़कर नाइंसाफी करेगा, तो उसने साफ कह दिया कि भाई अब फैसला तलवार करेगी। ओहो। और फिर उसने मदद के लिए मुगलों के मातहत कारा के गवर्नर थे सुल्तान जुनेद बिरलास, उनसे राब्ता किया, उनसे संपर्क साधा। और यहीं से उसका रास्ता बिहार की तरफ मुड़ा, जहां उसे शेर खान का वो मशहूर खिताब मिला। हाँ बिल्कुल। हुआ यूं कि 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी मारा गया। हाँ, बाबर जीत गया और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। तब बिहार में बहार खान नोहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से आज़ादी का ऐलान कर दिया। अच्छा, बिहार आज़ाद हो गया एक तरह से। हाँ, फरीद उसकी नौकरी में आ गया और जल्दी ही अपनी लियाकत से, अपनी काबिलियत से उसका खास बन गया। और वो शेर वाली कहानी वो कैसे हुई? अब्बास खान लिखते हैं कि एक दिन शिकार पर फरीद ने अकेले ही, मतलब अपनी तलवार से, एक शेर को मार गिराया। अकेले ही? हाँ। सुल्तान मोहम्मद इतना खुश हुआ कि उसे वहीं शेर खां का खिताब दे दिया। अच्छा। तो यहाँ से फरीद खां बन गया शेर खां। जी। और इतना ही नहीं, उसे अपने नाबालिग बेटे जलाल खां का नायब, मतलब डिप्टी और उस्ताद भी बना दिया। इससे दरबार में उसका दबदबा और बढ़ गया। लेकिन दबदबा बढ़ा तो यकीनन दुश्मन भी बड़े होंगे, खासकर दूसरे लोहानी सरदार। बिल्कुल। लोहानी सरदारों को उसकी तरक्की खटकने लगी। उन्हें लगा ये बंदा आगे चलकर हमें जीने नहीं देगा। सुल्तान मोहम्मद के बाद जब उसका बेटा जलाल खां गद्दी पर बैठा, वो तो बच्चा ही था, तो लोहानियों ने शेर खां को रास्ते से हटाने की साजिश रची। क्या साजिश? उन्होंने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह से मदद मांगी। नुसरत शाह ने एक बड़ी फौज भेज दी। ओह, बंगाल से फौज आ गई? हाँ, लेकिन शेर खान ज्यादा चालाक निकला। उसने न सिर्फ लोहानियों की साजिश नाकाम की, बल्कि बंगाल की फौज को भी बुरी तरह हराया। हरा दिया? हाँ, बंगाल का कमांडर मारा गया और शेर खान के हाथ ढेर सारा खजाना, हाथी, घोड़े सब लगे। इस जीत ने उसे बिहार में बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया। बिहार में ताकत तो आ गई, लेकिन चुनार का वो मशहूर किला, वो उसके हाथ कैसे लगा? उसकी तो एक अलग ही कहानी है शायद। हाँ, चुनार का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। अब्बास खान बताते हैं कि वहां का किलेदार था ताज खान। उसकी एक बीवी थी लाड मल्लिका। लाड मल्लिका? हाँ, बहुत समझदार थी और ताज खान उसे बहुत मानता था। हालांकि उसकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। ताज खान के दूसरी बीवियों से बेटे थे, जिनकी लाड मल्लिका से बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा, वही घर का झगड़ा। हाँ, तो एक रात ताज खान के बड़े बेटे ने अपनी सौतेली माँ लाड मल्लिका पर तलवार चला दी, मगर गलती से वो तलवार ताज खान को जा लगी और उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। अब किले और खजाने पे लाड मल्लिका का कब्जा था।
शेर खान ने मौके का फायदा उठाया। कैसे? उसने लॉर्ड मलिका के भाइयों से संपर्क किया, जो खुद भी शेर खान से मिलना चाहते थे, और फिर लॉर्ड मलिका को शादी का पैगाम भेजा। वो मान गई। शादी कर ली? हाँ, और इस शादी से शेर खान को चुनार का मजबूत किला तो मिला ही, साथ में अब्बास खान लिखते हैं बेपनाह दौलत भी मिली, कीमती हीरे, मोती और मन भर सोना। जबरदस्त। ये तो किस्मत और कूटनीति दोनों का खेल था। बिल्कुल। और रोहतास का किला? उसकी कहानी में भी कुछ पेच है शायद। कहते हैं धोखे से लिया था। हाँ, रोहतास बिहार का एक बहुत ऊंचा और मजबूत पहाड़ी किला था। जब हुमायूं ने चुनार पे कब्जा कर लिया तो शेर खान को अपने परिवार और अफगान साथियों को महफूज रखने के लिए ठिकाना चाहिए था। सही बात है। उसने रोहतास के राजा से किला मांगा। राजा पहले हिचकिचाया। अब अब्बास खान बताते हैं कि एक आम कहानी तो ये है कि शेर खान ने राजा को मनाया कि वो सिर्फ अफगान औरतों और बच्चों को कुछ वक्त के लिए किले में पनाह देना चाहता है। हाँ, ये डोली वाली कहानी सुनी है। हाँ, वही कि जब पालकियां किले में पहुंची तो उनमें से हथियारबंद अफगान सिपाही निकले और किला कब्जा ले लिया। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब्बास खान खुद इस डोली वाली कहानी को गलत बताते हैं। वो खुद? हाँ, वो कहते हैं कि दूसरे भरोसेमंद जरियों जैसे मखजन ए अफगानी के मुताबिक पालकियों में औरतें ही थीं, बीमार और बूढ़ी, लेकिन उनके पीछे हथियारबंद सिपाही भी थे जिन्होंने असल में कब्जा किया। अच्छा, तो कहानी थोड़ी अलग है, पर नतीजा वही कि रोहतास जैसा मजबूत किला शेर खान के पास आ गया। ये दिखाता है कि इतिहास में कैसे एक ही घटना के अलग अलग बयान मिलते हैं। हाँ, ये तो है। अब्बास खान ये भी बताते हैं कि शेर खान कुछ वक्त बाबर की खिदमत में भी रहा था। हाँ, आगरा में। वहाँ उसने मुगलों को करीब से देखा होगा, उनके तौर तरीके समझे होंगे। बिल्कुल। आगरा में बाबर के दरबार में है कर उसने मुगलों की फौज, उनके काम करने के तरीके, उनके अमीरों के मिजाज, सबको गौर से परखा। उसने उनकी कमजोरियां और अंदरूनी झगड़े भी नोट किए। अब्बास खान तो यहाँ तक लिखते हैं कि शेर खान ने वहीं अफगानों के बीच कहा था। क्या कहा था? कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से आसानी से निकाल दूंगा। अरे, दरबार में ही? हाँ, कहा कि मुगल भी कोई बहुत अनुशासन वाले नहीं है और बादशाह भी अपने अमीरों पर बहुत निर्भर है। ये बात बाबर तक पहुंची होगी जरूर। हाँ, पहुंची। बाबर उसकी होशियारी और इरादे देखकर चौकन्ना हो गया। उसने अपने मंत्री से कहा भी कि इस अफगान पर नजर रखो, इसके माथे पर बादशाहत लिखी है। अच्छा। बाबर ने उसे गिरफ्तार करने का भी सोचा, लेकिन शेर खान को भनक लग गई और वो पहले ही वहां से निकलकर अपनी जागीर वापस आ गया। बच निकला। और फिर शुरू हुआ हुमायूं से सीधा टकराव। हाँ, पहले चुनार का घेरा हुआ, जिसे शेर खान ने चालाकी से टाल दिया, पर असली भिड़ंत हुई चौसा की लड़ाई में 1539 में। बिल्कुल, चौसा की लड़ाई शेर खान की फौजी सूझबूझ का एक बेहतरीन नमूना थी। कैसे? हुमायूं बंगाल से लौट रहा था, उसकी फौज थकी हुई थी और गंगा किनारे चौसा में डेरा डाले हुए थी। शेर खान ने पहले तो पीछे हटने और सुलह करने का नाटक किया। हुमायूं को यकीन दिलाया कि वो लड़ना नहीं चाहता, अमन चाहता है। चालाकी? हाँ। फिर जब मुगल फौज बेफिक्र होकर नदी पार करने की तैयारी में थी, अब्बास खान के मुताबिक शेर खान ने रात के अंधेरे में अचानक उन पर धावा बोल दिया। रात में? हाँ। मुगल फौज में भगदड़ मच गई, बहुत से सिपाही नदी में डूब गए। और हुमायूं? हुमायूं खुद घोड़े समेत नद गंगा में कूद गया और अब्बास खान लिखते हैं कि एक भिश्ती मतलब पानी पिलाने वाले की मदद से किसी तरह जान बचाकर आगरा भागा। क्या बात है। शेर खान के हाथ मुगलों का पूरा खजाना लगा, तोपें लगीं और यहाँ तक कि शाही हरम की औरतें भी उसके कब्जे में आ गईं। ओह, उनके साथ कैसा बर्ताव किया? अब्बास खान लिखते हैं कि शेर खान ने उनके साथ बड़ी इज्जत का बर्ताव किया और बाद में उन्हें हिफाजत से हुमायूं के पास वापस भेज दिया। अच्छा। इसी जीत के बाद उसने बाकायदा शेर शाह का खिताब अपनाया और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से वो शाह बना? जी, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, मतलब मस्जिदों में जुमे की नमाज में उसका नाम लिया जाने लगा, जो बादशाहत की निशानी थी। और फिर कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540 में? उसने तो फैसला ही कर दिया। बिल्कुल। उस लड़ाई ने मुगलों की हार पक्की कर दी। हुमायूं ने आगरा से फौज जमा करके मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कन्नौज के पास शेर शाह ने उसे फिर बुरी तरह हराया। फिर से हराया? हाँ। अब्बास खान अफगानों के जोश और शेर शाह की रणनीति का जिक्र करती हैं। इस हार के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ही भागना पड़ा। और दिल्ली के तख्त पर
शेरशाह सूरी बैठ गया। हाँ, सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। बादशाह बनने के बाद शेरशाह ने क्या किया? अब्बास खां के ब्यौरे में उसके शासन की क्या झलक मिलती है, खासकर उन शुरुआती सालों में? बादशाह बनकर उसने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी करवाए अच्छा। और पूरे मुल्क में खुतबा पढ़वाया, जिसमें शाह आलम का खिताब भी जोड़ा। उसने फौरन अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। जैसे बंगाल में गवर्नर खिज्र खान ने बगावत की तो उसे जाकर दबाया, और फिर बंगाल को कई छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग अमीन नियुक्त किए, ताकि कोई एक आदमी वहां बहुत ताकतवर ना बन पाए। ये भी चालाकी थी। हाँ, फिर उसने मालवा पर चढ़ाई की। वहां का हुक्मरान था मल्लू खां, जो खुद को कादिर शाह कहता था। उसे हराया। मल्लू खां का क्या हुआ? वो भाग गया। शेरशाह ने शुजात खां को मालवा का गवर्नर बना दिया। अब्बास खान इन हिस्सों में उसके बड़े प्रशासनिक सुधारों का ज्यादा जिक्र नहीं करते, जिनका पता हमें दूसरे स्रोतों से चलता है। अच्छा, जैसे सड़कों वगैरह का? हाँ, वो सब। लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि शेरशाह फौरन अपने साम्राज्य को काबू में लाने और फैलाने में जुट गया था। और उसका आखिरी बड़ा अभियान रायसेन के पूरनमल के खिलाफ था। इस बारे में स्रोत क्या कहता है? क्योंकि ये घटना काफी विवादित रही है। हाँ, ये काफी विवादित है। अब्बास खान बताते हैं कि मालवा के बाद शेरशाह ने रायसेन के ताकतवर राजपूत राजा पूरनमल पर हमला किया। इल्जाम क्या था? इल्जाम लगाया कि पूरनमल ने इलाके के मुस्लिम परिवारों की औरतों को बंदी बना रखा है और उन पर जुल्म करता है, और ये भी कहा कि वो इस्लाम की खातिर ये जंग लड़ रहा है। किले को घेर लिया गया, कई महीने घेरा चला। आखिर में पूरनमल ने इस शर्त पर हथियार डाले कि उसे और उसके राजपूत सिपाहियों को उनके परिवार समेत महफूज जाने दिया जाएगा। वादा किया गया। हाँ, अब्बास खान लिखते हैं कि शेरशाह ने कुरान हाथ में लेकर कसम खाई थी। फिर? लेकिन अब्बास खान के मुताबिक बाद में कुछ उलेमा के कहने पर कि काफिरों से किया वादा तोड़ना जायज है, शेरशाह अपनी कसम से मुकर गया। अरे! पूरनमल और उसके साथियों को धोखे से घेर कर कत्ल कर दिया गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अब्बास खान ये ब्यौरा देते हैं, और इसे अक्सर शेरशाह के दामन पर एक बड़ा दाग और वादा खिलाफी माना जाता है। यहाँ तक कि इलियट और डॉसन, जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, उनके संपादकों ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है। तो स्रोत खुद ही इस पे सवाल उठा रहा है एक तरह से। हाँ, घटना का ब्यौरा तो दे रहा है, लेकिन इसकी नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं। और उसका अंत कैसे हुआ बादशाह का? उसकी मौत मई 1545 में हुई। बुंदेलखंड में कालिंजर का एक बहुत मजबूत किला था, उसे घेरते वक्त। कालिंजर में? हाँ, अब्बास खान लिखते हैं कि किला लगभग जीत ही लिया गया था और शेरशाह खुद हमले की निगरानी कर रहा था। अच्छा। तभी किले पर फेंका गया एक हुक्का, मतलब एक तरह का रॉकेट या आग वाला हथियार। हाँ, हुक्का। वो किले की दीवार से टकराकर वापस वहीं आ गिरा जहां बारूद का ढेर लगा था। ओहो। जबरदस्त धमाका हुआ, शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। तो उसी धमाके में हाँ, घायल होते हुए भी वो हुक्म देता रहा और शाम तक किला फतेह भी हो गया। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसी दिन उसकी मौत हो गई। तो ये थी अब्बास खान सरवानी की तारीखी शेरशाही के आईने में शेरशाह सूरी की कहानी। एक जागीरदार के नजरअंदाज बेटे से हिंदुस्तान के शहंशाह बनने का एक असाधारण सफर। बिल्कुल असाधारण। हमने देखा कैसे उसने घर के झगड़ों, सियासत के उतार चढ़ाव और ताकतवर दुश्मनों का सामना किया। हाँ, और अब्बास खान का बयान हालांकि जाहिर तौर पर शेरशाह की तारीफ में लिखा गया है, आखिर अकबर के हुक्म से लिखा था और वो खुद भी अफगान थे। हाँ, ये पक्षपात तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। फिर भी हमें शेरशाह की गजब की हिम्मत, उसकी शासन चलाने की गहरी समझ, फौजी चालाकी और सियासी दूरंदेशी का पता चलता है। लेकिन ये किताब उसकी सख्ती और चालाकी के किस्से भी नहीं छुपाती। चाहे वो बागियों का बेरहमी से दमन हो, रोहतास पर कब्जा हो, या फिर रायसेन की वो वादा खिलाफी वाली घटना, सब दर्ज है। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं? शेरशाह का राज तो बस 5 साल ही चला, 1540 से 1545 तक। हाँ, बहुत छोटा कार्यकाल था। मगर इतने कम वक्त में उसने शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा, सड़कों और सरायों का जाल, वो मशहूर जीटी रोड की मरम्मत समेत और इंसाफ के निजाम में ऐसे बुनियादी सुधार किए, बिल्कुल, जिनका असर सदियों तक रहा। यहाँ तक कि बाद में अकबर जैसे महान मुगल बादशाह ने भी उसकी कई व्यवस्थाओं को अपनाया। ये बड़ी बात है। सही कहा।
और अब्बास खान का ये काम सारी तरफदारी की संभावनाओं के बावजूद हमें 16वीं सदी के हिंदुस्तान की सियासत, अफगान समाज, उनके रस्म व रिवाज और उस दौर की ताकत की लड़ाई को समझने का एक बहुत कीमती जरिया देता है। हाँ, एक समकालीन नजरिया। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी काबिलियत और इरादे से जमीन से आसमान तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही ये ताकत पाने और उसे बनाए रखने में सही गलत के सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। थोड़ा रुककर एक आखिरी सवाल जो जहन में आता है वो ये कि अब्बास खान ने ये इतिहास अकबर के कहने पर लिखा। हाँ, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि अकबर, जिसने अपने पिता हुमायूं का खोया हुआ तख्त वापस हासिल किया और सल्तनत को कहीं ज्यादा मजबूत बनाया, आखिर अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी का इतिहास लिखवाने में क्यों दिलचस्पी ले रहा था? ये बड़ा गहरा सवाल है। क्या वो सिर्फ शेर शाह की कामयाबी के राज, मतलब उसके प्रशासनिक सुधारों से सीखना चाहता था, ये एक वजह हो सकती है। या अपने दुश्मन की कहानी को समझकर अपनी, मतलब मुगलों की जीत को और बड़ा दिखाना चाहता था? ये भी मुमकिन है। या फिर शायद ये अफगानों को अपने राज में मिलाने की कोई सियासी चाल थी, उन्हें ये दिखाना कि वो उनके नायकों का भी सम्मान करता है। हाँ, ये भी हो सकता है। कई पहलू हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर।